डिबेट कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कल जो हुआ वो थोड़ा विचित्र था, मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा इस बात से। 3 बजे की डिबेट थी न्यूज़ 18 की। डिबेट की रिकॉर्डिंग शुरू होने से कुछ देर पहले मुझे वहीं से फोन आया कि ये डिबेट जो है हम कैंसिल कर रहे हैं। जब शाम को 7 बजे मैंने देखा सेम डिबेट उसी टॉपिक पर अमीश देवगन कर रहे हैं और बाकी सब पैनलिस्ट वही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। चैनल को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई आपके पैनल में कौन बैठेगा। आज का मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता कि आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कि आप कहें कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी का फंडेड चैनल है या हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चैनल हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम ये स्वतंत्र पत्रकारिता है तो निश्चित रूप से बतौर विपक्ष हम इस पे सवाल उठाएं। जहां बीजेपी की गलती है उन गलतियों के लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इंटेंशनली ऐसा चाहती है कि दूसरी पार्टी के जो ओबीसी नेता हैं इनकी आवाज दबाई जाए। आपने एक पार्टी के नेता को आपने ऐसे डिफेम कर दिया, आपने उसे दंगाई बता दिया। उससे भी खराब बात यह है कि जब आपको सच पता चल गया उसके बाद मुझे बताइए कितने एंकर्स ने उस बात के लिए माफी मांगी कि ये हमसे गलती से हो गया है। तो जो व्यक्ति आपकी जब तक तारीफ करता है तब तक वो आपके घर का बेटा होता है, घर का बच्चा होता है। लेकिन यदि वो आपसे सवाल पूछ ले तो आप उसको सड़कों पे घसीटवाएंगे। ऐसे चैनल पे जो अपने पैनल ना डिसाइड कर पाए, जिसका पैनल भी भाजपा डिसाइड करे, ऐसे पत्रकारों के साथ और ऐसे गोदी मीडिया के चैनलों पे आने का मुझे कोई शौक नहीं है। आज के मीडिया का काम सरकार की सहूलियत के हिसाब से झूठ परोसना है। नमस्कार, आज हम नोएडा के नवादा गांव में पहुंचे और नवादा गांव पहुंचने का एक खास कारण है क्योंकि कल एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कहा कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल ने उन्हें डिबेट पर बुलाया था लेकिन उसके बाद अचानक से बिना बताए कैंसिल कर दिया। प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया बल्कि सिर्फ उन्हें कैंसिल किया। आप सोचेंगे ये इतनी बड़ी खबर कैसे हो गई, तो ये समझने के लिए आपको अनिल यादव की बात सुननी पड़ेगी। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र से बात करने के लिए। धन्यवाद। क्या हो गया अनिल जी ऐसा कि आप कल ट्वीट ही कर दिया और फिर आपने बोला कि इस तरीके का व्यवहार वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए? देखिए, मैं समझता हूँ विक्रांत जी आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। डिबेट कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, बिल्कुल चैनल अपना कई बार होता है कि डिबेट कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल कर देता है। लेकिन कल जो हुआ वो थोड़ा विचित्र था। इनफैक्ट अगर मैं आपको हकीकत बयान करूं तो मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा इस बात से, क्योंकि मुझे पहले 3 बजे की डिबेट थी न्यूज़ 18 की जिसकी रिकॉर्डिंग 3 बजे होनी थी और उसका प्रसारण 7 बजे होना था। चैनल वालों से बात हो गई, उन्होंने मुझे समय बताया कि भाई आप इस समय तक आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। डिबेट की रिकॉर्डिंग शुरू होने से कुछ देर पहले मुझे वहीं से फोन आया कि ये डिबेट जो है हम कैंसिल कर रहे हैं और ये कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज हैं जो भी उन्होंने अपने रीजन बताए और हम ये टॉपिक ही ड्रॉप कर रहे हैं तो इसको करेंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। जब शाम को 7 बजे मैंने देखा कि भाई सेम डिबेट उसी टॉपिक पर अमीश देवगन कर रहे हैं और बाकी सब पैनलिस्ट वही हैं जो आपको बताए गए, जो मुझे बताए गए थे, जो स्टार्टिंग में मुझे बताए गए। अब विक्रांत जी होता क्या है, इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि डिबेट बताई गई कि आपको डिबेट में चैनल आपकी पार्टी हमें अधिकृत करती है कि भाई आपको इस डिबेट पे जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम खुद चैनल डिसाइड करते हैं, पार्टी ने भेजा। 1-2 बार और भी पहले हुआ तो इसी चैनल के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि लाजमी सी बात है, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, लेकिन आप इस बात के लिए बाध्य थोड़ी हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आपने माननी है। आप इसको मना करिए, वो आपको कैसे गाइड करेगा? आपको चैनल को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई आपके पैनल में कौन बैठेगा? तब उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी उस बात को इग्नोर किया। अब कल जब बात हुई तो उसके बाद जब 7 बजे वो डिबेट चली, आप उस डिबेट को एक बार देखिएगा। उस डिबेट में एक पूरे एजेंडा के तहत सारा का सारा दोष कांग्रेस पार्टी पर मढ़ने का प्रयत्न किया है। अच्छा। सारा का सारा जो गलती है वो विपक्ष की दिखाई गई है। आप जानते ही हैं कि आज का मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता, वो तो एक बात है, लेकिन आप कोई डिबेट करते हैं और उसमें विपक्ष की आवाज के लिए जो प्रवक्ता होता है यदि उसको भी नहीं बुलाएंगे तो फिर वो डिबेट नहीं रही, वो तो एक एजेंडा हो गया जो कि आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मुखपत्र बन जाइए। अपने आप को आप जर्नलिज्म की श्रेणी में क्यों कहते हैं? आपको चाहिए कि आप कहें कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी का फंडेड चैनल है या हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चैनल हैं, हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चैनल, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम
ये स्वतंत्र पत्रकारिता है, तो निश्चित रूप से बतौर विपक्ष हम इस पे सवाल उठाएंगे। यानी डिबेट का टॉपिक क्या था? डिबेट का टॉपिक था कि देश का जेनजी किसके साथ। यानी जैन जी के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान के बाद ये पूरा विवाद उठाया गया, तो जैन जी के मुद्दे पर और कांग्रेस पार्टी पर पूरा दोषारोपण किया गया, और जिसे डिफेंड करना चाहिए, जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं चैनल के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, वही वहां मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आप ये देखिए कि पहले तो राहुल गांधी जी ने कोई बात ऐसी तो कही नहीं, जेनजी कोई गाली तो नहीं है, कोई गाली नहीं है, लेकिन गाली बना दी गई है। गाली बनाई, पहले तो गाली बनाई, फिर उसमें कोई घटना कहीं पे किसी प्रदेश में घट जाती है जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है, बजाय बीजेपी से सवाल पूछने के उसकी तोहमत भी राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर लगाई जाती है। और यदि कोई वहां पर प्रवक्ता होगा तो वो जनता के सामने पार्टी का व्यू रखेगा, वो बताएगा कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये गलत बात है, या फिर ये तथ्य है। यदि आप उसको भी रोक देंगे, उसको भी नहीं आने देंगे, तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि आपने एक एजेंडे के तहत कुछ बातें हैं जिसके लिए जहां बीजेपी की गलती है, उन गलतियों के लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है। आपने एक और बात अपने ट्वीट में लिखी जो और भी ज्यादा चिंताजनक बात है कि जो पिछले ओबीसी के प्रवक्ता है उन्हें खास तौर से निशाना बनाया जाता है। ये बात पिछले 1-1.5 हफ्ते में मुझे विपक्ष के कई और प्रवक्ताओं ने बोली है। कंचना यादव से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से निशाना बनाया जाता है। प्रियंका भारती बोली कि हाँ, जबकि नए नए बच्चे हैं, वो अभी निकल के यूनिवर्सिटी से आई है और प्रवक्ता के रूप में जाना शुरू किया। तो क्या आप लंबे समय से जाते रहे हैं टीवी चैनलों पर, क्या ये पहला वाकया आपको ऐसा महसूस हुआ या इस तरीके से ये किया जा रहा है लगातार मीडिया में? देखिए, अगर आप इसका आकलन करेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो हमारी 2 बहनों का नाम लिया, वो बड़ा अच्छा बोलती भी हैं, तर्कों से बात करती हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहती। यदि कोई प्रवक्ता ऐसा है जो गाली गलौज करता हो, आपसे कोई अपशब्द कहता हो, जो मर्यादा को तार तार करता हो, आप उसका बहिष्कार करें तो समझ आता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे तर्क पे बात कर रहा है, उल्टा आपकी बदतमीजी आप उसके सामने नहीं कर पा रहे हो और उसका आप बहिष्कार करें, तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। अब यह है कि ये शिकायत अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो ओबीसी समाज से आने वाले जो प्रवक्ता हैं उनके साथ ये दिक्कतें आ रही है। तो ये क्यों नहीं माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इंटेंशनली ऐसा चाहती है कि दूसरी पार्टी के जो ओबीसी नेता हैं इनकी आवाज दबाई जाए, इनको वो प्लेटफॉर्म ना मिले जहां पर इनकी बात सुनी जाए, इनको रिकॉग्निशन मिल पाए और ये पार्टी का पक्ष रख पाए। क्योंकि और लोग भी तो आते हैं, लेकिन इनको सिर्फ ओबीसी प्रवक्ताओं से दिक्कत है। और या फिर दूसरा कारण यह है कि भाई आपको उनके तथ्यों के सामने आपसे बात नहीं बनती है, इसलिए आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं। मैं तो विक्रांत जी, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप मेरे साथ इतने लंबे समय से मुझे देखते आ रहे हैं डिबेट में, यदि एक शब्द मर्यादा से इधर कभी नहीं किसी को कहा हो, चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा विरोधी हो, चाहे हमारी उससे कोई किसी भी तरीके की बात ना होती हो, कभी नहीं होती हो, कितना ही खराब कोई हमें एक बार को बोल दे, लेकिन हमारे मुंह से आपने कभी मर्यादा से इतर कोई बात नहीं सुनी होगी। उसके बावजूद यदि ऐसा सुनने को मिलेगा तो दिक्कत होगी। एक चीज मैं आपसे अनिल समझना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है, बहुत से लोगों की अब ये शिकायत होती जा रही है कि मीडिया में भी जो टॉप पोजीशंस हैं या जो एंकर्स हैं, जो फेस होते हैं चैनल्स के, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो भी कहीं ना कहीं विचारधारा से तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक जातीय भेदभाव भी और श्रेष्ठता का भाव भी है। क्या ये सच में महसूस होता है बतौर ओबीसी प्रवक्ता? मैं ओबीसी, आप हालांकि ये आपकी पहचान नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन बतौर ओबीसी वहां जाते हुए क्या ये महसूस होता है? देखिए, कई ऐसे मौके आते हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओबीसी तो आपकी जाति है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, कोई मैंने चुना नहीं है, मैं एक ओबीसी परिवार। लेकिन जो भेदभाव करते हैं उनका भी कोई रोल नहीं है, लेकिन भेदभाव तो होता है। नहीं, जो भेदभाव करते हैं उनका बिल्कुल रोल है। भाई, उनको बाध्य थोड़ी किया हुआ है किसी ने भेदभाव करने के लिए। मैं समझता हूँ कि भाई जो भी व्यक्ति चैनल पे जाता है, निश्चित रूप से, और जैसे आपने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, वो निश्चित रूप से 1-2 जातियों के लोग हैं, और अगर आबादी के हिसाब से बात करी जाए तो 5 से 10% है। वो व्यक्ति देश के मीडिया में क्या चलेगा, क्या इशू बनेगा, वो सारी चीजें चला रहे हैं।
और जब आप जैसे लोग जाते हैं, जब हमारे जैसे लोग जाते हैं जो उनके एजेंडा को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पेट में दर्द होगा। तो कई बार ये देखा जाता है कि भाई हमें ज्यादा टोका टाकी करना, ऐसे ट्रीट करना कि जैसे ये इररिलेवेंट है। भाई हम विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में जा रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन आप देखिएगा कि यदि कोई ओबीसी का प्रवक्ता बोल रहा होगा तो उसको बहुत जल्दी टोक दिया जाता है, बहुत जल्दी टोक दिया जाता है, चाहे कोई हो, कोई कितना ही अच्छा बोलता हो या नहीं बोलता हो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही वो बात शुरू करेगा 20 सेकंड में ही कुछ ना कुछ ऐसा सवाल वो एंकर साहब या साहिबा आप छेड़ देंगे कि आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। और जब आपका फ्लो बिगड़ता है तो आपकी बात वो रह जाती है, क्योंकि जब आप एक फ्लो में बोलते हो तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में जो लगातार आ रहे होते हैं, धारा प्रवाह, वो बात बह रही होती है, और जैसे ही कोई टोक देता है तो पूरी बात खराब हो जाती है। अब वो जब वो बात खराब हो जाती है तो आपका जो मैसेज है वो नहीं जा पाता है, तो आपका तो सारा जो अच्छा मैसेज जाना था वो खत्म कर दिया। ये एक और चीज, क्योंकि इसी आजकल बहुत ही इस पे विमर्श चलिए, अच्छी बात है कि शुरू हो गया कि दलितों की बात होती है या अल्पसंख्यकों के बारे में विमर्श किया जाता है चैनलों पर, लेकिन लोग जो विमर्श कर रहे होते हैं उसमें एंकर भी और जो गेस्ट भी वो सब एक खास वर्ग के होते हैं, जिनका दलितों से और मुसलमानों से जिनके बारे में विमर्श कर रहे हैं उसमें कोई लेना देना नहीं, और वो बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही। मैं इस पे मैं कहने वाला था इस बात को कि ये कभी भी, जैसे जातीय जनगणना की बहुत सारी डिबेट्स हुई, कभी भी जाति का इश्यू आता है, मैक्सिमम टाइम आप चैनल उठा के देखिएगा, एंकर जो होंगे वो एक विशेष जाति के होंगे, विश्लेषक जो होंगे वो भी उसी जाति के होंगे, और जो पार्टियों के प्रवक्ता होंगे वो भी उसी जाति के होंगे। अधिकतर समय में ऐसा होता है। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि जिस जाति से हमें समस्या है उसी जाति के लोग हमारे मुद्दे पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का निदान भी वही बता रहे हैं। मतलब जो शोषण करते थे वही हमारे शोषण का इलाज भी आज वही करेंगे। मतलब नेतृत्व जब दूसरी सिचुएशन थी तब भी उनके हाथ में रहेगा, और आज जब जमाना बदल रहा है, पिछड़ा और दलित अपना अधिकार मांग रहा है, तो भी कि भाई तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए तुम्हारा नेतृत्व हम करेंगे। यानी वही कातिल, वही जज, वही मुंसिफ, सब वही है। अच्छा, एक बार फिर उसी चीज पे लौटते हैं जो आपने हमारी जिस पे बात शुरू हुई थी कि नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह खेल करती है। हमने देखा कि लेह की हिंसा हुई, और हिंसा को कोई भी सही या जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के काउंसलर की फोटो चलाई गई कि वो हिंसा करवा रहे हैं, बाद में पता चला कि वो गलत फोटो है, लेकिन सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया वो। एक बार आप इसको सोच के देखिए, और इस बात को यदि गहराई से देखा जाए, एक बार को आपने चला दिया, मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने फ्लो में आके चला दिया। नहीं, बीजेपी ने ट्वीट किया था, उसे उठा करके बिना वेरिफिकेशन के चैनलों ने चलाया। आप सबसे उससे खराब बात क्या है? वो तो एक खराब बात है ही कि आपने एक पार्टी के नेता को आपने ऐसे डिफेम कर दिया, आपने उसे दंगाई बता दिया, और जिस जगह पे जो जगह जल रही है, जहाँ के लोग, जहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, जहाँ पर भाई 2 बच्चे मारे गए, लोग इतने सारे लोग सड़कों पर हैं, वहां पर आपने किसी को विलन बना दिया। उससे भी खराब बात यह है कि जब आपको सच पता चल गया, उसके बाद मुझे बताइए कितने एंकर्स ने उस बात के लिए माफी मांगी कि ये हमसे गलती से हो गया है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं, कोई वीडियो बनाई हो, कोई शो किया हो? नहीं। आज के मीडिया का काम सरकार की सहूलियत के हिसाब से झूठ परोसना है, और देखिए ये बड़ा सिस्टमैटिकली किया जाता है। जब ये झूठ बोलते हैं तो पूरा शोर मचा के बोलते हैं, दुनिया को सुना के बोलते हैं, और जब इन्हें गलती का एहसास हो जाता है तो सिर्फ चुप हो जाते हैं, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और या यूं कहिए कि ये भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। यदि विक्रांत जी आपने कोई झूठ बोला है तो उस झूठ का जो हर्जाना है, जो नुकसान हुआ है, उसका भरपाया करने का, अनजाने में भी अगर झूठ बोला है तब भी आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि इनका कुछ नहीं होगा, सरकार का इन पर हाथ है और सरकार के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तो ये क्यों डरेंगे? ये झूठ परोसेंगे, देश में आग लग जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है इस बात की कि इनके एक ट्वीट से, इनके एक शो से, इनकी एक वीडियो से देश का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे दुखद बात है आज के मीडिया के लिए। आपसे माफी मांगी फिर चैनल ने या गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने, किसी ने, आपने जो ट्वीट किया उसके बाद? हालांकि मुझे तो फोन आया, और मुझे फोन आके मुझे तो बल्कि ये कहा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया। चैनल की तरफ से कहा गया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, भाई ऐसे है वैसे, 2-4 तरीके की और बातें कही गई मुझसे। हालांकि मैंने उनको बोला कि उनका मुझे कोई शौक नहीं है आपके चैनल पे आने का, मुझे मत ये सब बातें बताओ कि ऐसा होता है, इससे दिक्कतें आएंगी, इस तरीके की बात। अच्छा।
तो मैंने उनको कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे अधिकृत किया इसलिए मैं आपके चैनल पे आता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस ऐसे चैनल पे जो अपने पैनल ना डिसाइड कर पाए, जिसका पैनल भी भाजपा डिसाइड करे, ऐसे पत्रकारों के साथ और ऐसे गोदी मीडिया के चैनलों पे आने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपनी पार्टी में एक जिम्मेदारी पे हूँ और पार्टी की जिम्मेदारी के तहत जब मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसे निभाने के लिए आता हूँ। तो आप सोचिए कि उनको कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने तो उन एंकर को भी, चैनल को भी पूरा उस पर लिख के बताया कि भाई ये हुआ है। कोई तो होता कि भाई हाँ हमसे गलती हुई है, आगे से नहीं होगा, कोई एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो कल भी ऐसा ही करेंगे। आज अनिल यादव के साथ किया है, कल किसी के साथ करेंगे, किसी मौर्य के साथ करेंगे, किसी और जाति के व्यक्ति के साथ करेंगे। तो ये बहुत प्रो हो चुके हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। अनिल भाई, एक जो कल आपका टॉपिक था उस पर मैं जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने एक बात बोली जैन जी को लेकर के, और जैन जी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है, ऐसे युवा हैं जिनके नए सपने हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, काम चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, लेकिन अब पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैन जी का आपने नाम लिया और आप इस तरीके की, यानी ये आभास करवाया जाता है कि आप जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई वही हिंसा आप हिंदुस्तान में करवाना चाहते हैं। तो ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर आप इसका विश्लेषण करें तो जो समाज, समुदाय इस सरकार के विरुद्ध बोलता है उसको कहीं ना कहीं एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। हमने देखा कि किसानों को यहाँ पर टेररिस्ट कहा गया। हमने देखा हमारे सरदार भाइयों को जो हर समस्या के समय में आगे आके खड़े होते हैं, उनको खालिस्तानी बताया गया। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रों को नक्सलाइट बताया गया। जो एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार के खिलाफ और जनता के मुद्दों पर चीजें बताते हैं, उनको अर्बन नक्सल बताया गया। तो जो भी सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा उसको इसी तरीके से विलन बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। और अब जो हो रहा है वो राहुल गांधी के कंधे पे बंदूक रख के जेनजी को विलन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई देश के लोकतंत्र को देश का युवा, देश का जेनजी बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? इस देश का जेनजी ही है ना। अगर आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो सबसे ज्यादा आपकी, मुझे लगता है, मैं उम्र पे नहीं जाता हूँ, हालांकि मैं 50 के करीब हो गया हूँ। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ईश्वर करे आप 100 साल जिए, और मुझे लगता है आधा जीवन आपका बिल्कुल ईश्वर ने, आपने लोकतंत्र देखा। अब जो अगली पीढ़ी है, यदि वो लोकतंत्र नहीं देखेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी पीढ़ी का है। आज आप कुछ भी लिखते हैं, एक समय था यूपीए 1, यूपीए 2, मनमोहन जी के लिए, सोनिया जी के लिए किस तरीके के कटाक्ष किए जाते थे, किस तरह की कोई भी बातें फैलाई जाती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। क्या कहा जाता था? क्योंकि देश में लोकतंत्र है, सरकार तो तब भी थी, पुलिस तब भी थी, प्रशासन तब भी था, कार्रवाई तो। अनिल जी, मैंने चिदम्बरम साहब के खिलाफ एक स्टोरी की थी, 2 दिन पार्लियामेंट नहीं चली थी, इतना हंगामा वहां पर हुआ था, लेकिन कभी कोई डर नहीं लगा था कि बहुत गलत काम कर दिया। अरे काम ही है भाई वो करना आपका। आज जिस पद पे चिदम्बरम साहब थे, उस पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आज कह के दिखाइए ना कोई। और सबसे कमाल की बात ये हुई है, और कमाल क्या, ये तो दुखद हुआ है कि हमारे देश में पहलगाम हुआ। हमसे एंकर ये पूछ रहे हैं कि भाई 26/11 भी तो हुआ था, उस पे क्या हुआ? अरे यदि कोई चीज गलत हुई है तो उसको जस्टिफाई करके, उसको आज वाली गलत को जस्टिफाई करने के लिए आप पीछे वाली चीजें निकाल के लाओगे। और 26/11 हुआ था तो क्या वहां पर गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था? आज किसी की हैसियत है कि गृह मंत्री से कहे कि आपकी वजह से, आपकी जिम्मेदारी थी, ये इतना बड़ा मामला हो गया, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? एक पत्रकार बता दीजिए मुझे, एक चैनल बता दीजिए। उल्टा वो आपके चैनल्स पे आते हैं और आपको धमका के चले जाते हैं। ये स्तर रह गया है। एक जमाना था जब पत्रकारों की एक हैसियत होती थी। जब किसी का बच्चा पत्रकार हो जाता था तो उसके माँ बाप, उसके गांव को बड़ा सपोर्ट मिलता था कि फलाने का लड़का पत्रकार है, कोई दिक्कत आ गई, पुलिस का मामला हो, कुछ हो, जैसे नेताओं से भी ज्यादा ताकतवर पत्रकारों को माना जाता था, क्योंकि वो सरकार से भी सवाल पूछ सकते थे और विपक्ष से तो पूछ ही सकते थे। आज देखिए, आज बेचारे पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी के ये छुटभैया नेता धमका देते हैं और वो चुप सुन जाते हैं। तो ये स्तर हो गया पत्रकारिता का। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना विक्रांत जी, ये कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ और अपनी इस पूरी जमात के साथ अन्याय कर रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी होगी वो पत्रकार पैदा नहीं होगी, वो गुलाम पैदा होगी। वो सिर्फ लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्टों पे काम करेगी, जो उनको आदेश आएगा उस आदेश को फॉलो करेगी, अपना कुछ भी नहीं होगा। बताइए कितने खोजी पत्रकार रह गए हैं? कौन से मुद्दे पर आपने सरकार से सवाल पूछिए? कम से कम मेन स्ट्रीम में तो नहीं रह गए। जो खोजी काम कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर भी रहे हैं, वो सब सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए संघर्ष कितना है, ये आसान काम थोड़ी है। एक
एक चैनल चलाना, हाँ। पूरी सरकार के खिलाफ बोलना, पूरी प्रशासन से लड़ना, ये अपना अपना बड़ा काम है। तो ये बात तो है, हालांकि बात जेनजी की हो रही थी, तो राहुल जी ने तो यही कहा कि भाई लोकतंत्र को बचाने में जेनजी इस देश को बचाएगा, इसमें क्या गलत बात कही। आज लद्दाख में कोई घटना हो रही है तो आप राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे भाई उत्तराखंड में कौन लोग हैं, ये भी तो जेनजी हैं जिनकी नौकरियां खा गई। आज वहां पर हजारों छात्र बाहर हैं। अब आप सरकार से तो आप पूछ नहीं सकते हैं, आप पूछेंगे विपक्ष से। तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपको एक और खबर बताता हूँ इसी चैनल की। हम जब जो बुलेटिन चलता है तो कर्नाटक में भी एक मामला हुआ, हुबली में, तो वहां पर भी काफी लोग सड़कों पर आ गए। तो आप सोच, और उत्तराखंड में भी हुआ। तो वहां पर न्यूज जैसे चलती है, न्यूज कहती है कि कांग्रेस सरकार का, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, और उत्तराखंड में जब न्यूज चलती है तो उसे कहते हैं कि भाई फलाने कमीशन के खिलाफ या उस जगह पे छात्र सड़कों पर, भाजपा सरकार में नहीं। तो ये इतना दिमाग लगा के जनता का दिमाग पलटने की कोशिश करते हैं, उनका एक व्यू बनाते हैं। तो दुखद है। आपने जो जिससे बात शुरू की थी कि जो सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, तो सोनम वांगचुक 370 का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबकी बड़ी उन्होंने तारीफें भी की। और जैसे ही उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में, वो पिछले कई सालों से फिर बैठे कि जो आपने सरकार ने घोषणा की थी, सरकार ने वायदा किया था उनसे, तो जब उन्होंने वो वायदे की याद दिलाना शुरू किया तो आज उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तो यानी अब तो क्लियर हो गया कि जब तक आप सरकार की तारीफ करोगे तब तक ठीक है, अगर आपने सरकार की खिलाफत की तो एनएसए जैसा खतरनाक कानून भी, जिसमें 1 साल तक बिना किसी ट्रायल के आपको जेल में रखा जा सकता है, उसके तहत भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप ये देखिए विक्रांत जी, ये पहला उदाहरण नहीं है। आप सरकार की अगर कार्यशैली देखेंगे तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। आप जो हमारी पहलवान बेटियां थी, विनेश फोगाट, जो कांग्रेस की नेता है, एक समय था जब वो मेडल जीत के लाई तो प्रधानमंत्री ने कहा अरे ये तो मेरे घर की बच्ची है। जब तक वो सरकार की तरफ से अच्छी बातें कर रही थी, जब तक सरकार को प्रेस कर रही थी, तब तक वो घर की बच्ची थी। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विरुद्ध आरोप लगाए कि भाई इसने हमारा शोषण किया है, तो बजाय उस पर कार्रवाई करने के आपने उन बेटियों को सड़कों पर घसीटवाया। तो जो व्यक्ति आपकी जब तक तारीफ करता है तब तक वो आपके घर का बेटा होता है, घर का बच्चा होता है, लेकिन यदि वो आपसे सवाल पूछ ले तो आप उसको सड़कों पर घसीटवाएंगे। जगदीप धनखड़ हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, कहाँ उनको, आपको याद होगा एक मामला हुआ था कि भाई जब जगदीप धनखड़ साहब का अपमान हो गया है, किसान कौम का अपमान हो गया है, किसान कौम, बिल्कुल जाट कौम का अपमान हो गया है, इतनी स्वाभिमानी कौम है सब, मतलब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से लेके सारे बड़े नेताओं ने इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया कि जगदीप धनखड़ से बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है, और उनके खिलाफ यदि कोई बात कह दी गई है तो पूरे जाट कौम का अपमान है, पूरी किसान कौम का अपमान है। और उन्होंने थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आप सब जानते हैं कि भाई उन्होंने सिर्फ अपनी कोई बात कर दी, भाई उनका अधिकार बनता है, अगर उन्होंने कोई एक्सेप्ट कर लिया मोशन तो उसमें इतनी दिक्कत आ गई। उनको जिस हल्के तरीके से पद से हटाया गया, उनका इस्तीफा लिया गया, उन्होंने कहा कि मुझे, जिस दिन वो बिल्कुल स्वस्थ है, आप बताइए कि उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तो कोई ईश्वर की ताकत ही हटा पाएगी, अभी मैं जल्दी में सरकार से मेरा कार्यकाल पूरा, उस दिन जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन भी वो काम कर रहे थे भाई, सदन में काम कर रहे थे, सदन में आए और आके उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं तो जानना चाहता हूँ यदि स्वास्थ्य इतना खराब था तो क्या बीमारी थी वो, क्या डॉक्टर थे, किनसे इलाज चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो है वो स्वस्थ रहे, एक बार भी उस पर चर्चा नहीं हुई। और जो सुनिए, जो फेयरवेल होता है, जो हर बेसिक नेता को मिलता है जो इतने बड़े पद पे रहा हो, आपने उनको एक बेसिक फेयरवेल भी नहीं दिया। कहाँ गया वो जाट नेता, कहाँ गया वो किसान कौम, कमेरा कौम, कहाँ गया वो नेतृत्व जिसके नेतृत्व की वजह से आप कांग्रेस से सवाल पूछते थे, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जो बात थी उससे थोड़ा सा इधर चले गए। तो ये ऐसे लोग हैं, किसी के सगे नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सगी है, ये किसी की सगी नहीं है। जब आपसे काम निकल जाएगा तब ये आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे। ये सिर्फ सगे हैं तो उद्योगपतियों के हैं, ये सिर्फ सगे हैं तो पूंजीपतियों के हैं जो इनको बढ़िया चंदा दे सके, इनकी सरकार बनाने में मदद कर सके, उसके अलावा ये किसी के सगे नहीं है। और किसान और छात्र, नौजवान, इनसे तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। चलिए अनिल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में, जिसमें मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो दोबारा से अपनी ताकत का एहसास करेगा और याद करेगा कि उसका सवाल, सत्ता से सवाल पूछना होता है, विपक्ष को उसके लिए जवाबदेह बनाना नहीं होता।
इस खबर में, इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।